गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं ह्यूमिडिटी के रोल के बारे में। जो भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ह्यूमिडिटी टेस्टिंग में क्या रोल प्ले करती है। सबसे पहला इन्फ्लुएंस जो है फाइबर की प्रॉपर्टी पे करती है। ठीक है, अगर मॉइस्चर का कांस्टेंट नहीं है हमारे पास और चेंज होता जा रहा है हमारे पास, तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी चेंज होती हैं। जैसे हमारे नेचुरल फाइबर है, उनमें क्या है, हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिक रिकवरी वगैरह बढ़ जाती है। हम कॉटन से देखते हैं, कॉटन जब भी गीला होता है तो उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा होती है। इसी तरह से हमारे पास विस्कॉस और एसीटेट वगैरह फाइबर है जिनकी स्ट्रेंथ कम हो जा रही है। इसके अलावा नायलॉन और बाकी मैनमेड फाइबर हैं जैसे टेरिलीन वगैरह, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मॉइस्चर के ज़्यादा चेंज होने का। और फाइबर की हमारे पास स्पिनिंग जो कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस है वो कम होता है। अब क्या क्या हमारे पास बेनिफिट होते हैं आइडियल ह्यूमिडिटी कंडीशन में। एक तो जब हम स्पिनिंग के टाइम पे हमारा फ्लाई डस्ट वगैरह वो कम उड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर मॉइस्चर हमारे पास थोड़ा बहुत प्रेजेंट है तो हमारा धूल मिट्टी के कण कम उड़ते हैं वातावरण में। और हमारे पास जो स्टैटिक चार्ज जनरेशन होता है वो कम हो जाता है और मटेरियल की जो प्लायबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है उसी के साथ। और जो वर्कर्स वहाँ काम करते हैं तो उनके लिए वो आरामदायक चीज़ हो जाती है अगर मॉइस्चर थोड़ा बहुत प्रेजेंट है मटेरियल में। अब कुछ टर्म्स होती हैं जो ह्यूमिडिटी के टाइम पे मेज़र करने के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली तो आ गई ह्यूमिडिटी क्या है। तो एटमॉस्फेयर में जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, आर्द्रता जितनी है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब इसको मेज़र करते हैं। एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी टर्म आती है आपकी और दूसरी आ रही है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सबसे पहली टर्म है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको हम डिनोट करते हैं RH से भी। ये हमें बताती है एक्चुअल वेपर प्रेशर कितना है, किसके प्रोपोर्शन में, कि उसका टेम्परेचर का कितना प्रेशर है, मतलब वेपर का प्रेशर और टोटल प्रेशर, उन दोनों की रेशो हमें बताती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और दूसरी टर्म है हमारे पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो है कि जितना हमारे पास एक स्पेसिफिक वॉल्यूम लेते हैं वो पूरे रीजन का था हमारे पास, और ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है एक स्पेसिफिक हम रीजन लेंगे, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी हमारे पास पानी प्रेजेंट है। और इसको हम मेज़र करते हैं ग्रेन पर क्यूबिक फीट, मतलब ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में भी हम इसको मेज़र करते हैं और इसको डिनोट करते हैं AH से। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब पहले लेटर ले लिए AH से। और दूसरी अगली टर्म है हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। अब देखो जगह से हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बदलती रहेंगी, तो एक हमने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मेंटेन करके रखती है। मतलब जो इंडिया में रिजल्ट है वही चाइना में आना चाहिए, वही अमेरिका में आना चाहिए उस चीज़ का। तो हम जो भी टेस्ट मेज़र करते हैं उसकी हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखते हैं हम 65%। और टेम्परेचर वैसे काफ़ी कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो रखते हैं 20 डिग्री। पर ये जो हमारी एशियन कंट्रीज़ है, जितने भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो एशियन कंट्री लग रही है, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए 27 डिग्री सेल्सियस। तो दो याद रख लेना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 65% और टेम्परेचर है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। तो जितनी भी हमने टेस्टिंग करनी है वो इन दोनों ही कंडीशन पे करते हैं, तो उतना हमने लैब में मेंटेन करके रखना पड़ता है हमें। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन 65% ह्यूमिडिटी और 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगली टर्म है स्टैंडर्ड रीगेन। ठीक है, इसको बोलते हैं मतलब एक जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी ये 65% और 27 डिग्री सेल्सियस पे, इस टेम्परेचर और प्रेशर ह्यूमिडिटी कंडीशन पे हमारे मटेरियल ने कितना मॉइस्चर को रिगेन किया, कितना उसने आर्द्रता को सूखा, पानी को सूखा, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिगेन। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे जितना रिगेन हुआ उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रिगेन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये दोनों ही, मॉइस्चर कंटेंट और मॉइस्चर रिगेन। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट को M से भी डिनोट करते हैं और MC से भी करते हैं, ये चीज़ याद रखना। मॉइस्चर रिगेन MR भी है और सिंगल R से भी इसको डिनोट करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट क्या है, कोई एक मटेरियल ले लिया, उसमें कितना पानी है,
किसके कंपैरिजन में उसके करेंगे कि उस मटेरियल का टोटल वेट कितना है। टोटल वेट मतलब क्या, उसमें पानी प्लस ड्राई वेट, ठीक है। और अगला आ गई हमारे पास टर्म मॉइस्चर रीगेन। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम कि मटेरियल में कितना पानी है इन कंपैरिजन टू ओवन ड्राई वेट। पानी डिवाइडेड बाय उसका मटेरियल का ड्राई वेट, मतलब उसका मॉइस्चर नहीं लेना है। ये हम एक्सप्रेशन से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, इक्वेशन देखते हैं मैथमेटिकल। मान लो हमारे पास ड्राई वेट था ओवन का D, पानी का वेट था उसमें मटेरियल में W। पानी का वेट कैसे निकालेंगे, उसका ओरिजिनल वेट करा, उसको सुखा लिया हमने, माइनस ओवन ड्राई वेट, वो आ गया हमारे पास पानी का भार, ठीक है। तो मॉइस्चर रीगेन क्या है इसका, मॉइस्चर रीगेन क्या था, पानी के भार डिवाइडेड बाय उसका ओवन ड्राई वेट। तो पानी का आ गया W और ड्राई वेट आ गया D। W/D इंटू 100 इज इक्वल टू MR परसेंटेज, मतलब मॉइस्चर रीगेन परसेंटेज। दूसरी हमने निकालनी है मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज। तो कितनी है, पानी का भार डिवाइडेड बाय टोटल मटेरियल का भार, ड्राई वेट प्लस हमारे पास वाटर का वेट। तो W डिवाइडेड बाय W प्लस D इंटू 100। तो ये आ गया हमारे पास मॉइस्चर रीगेन और ये आया हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट। ये दोनों आप इक्वेशंस याद करना, इसकी आगे डेरिवेशन भी आती है और आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं इन दोनों के। नेक्स्ट आ गया रिलेशनशिप बिटवीन मॉइस्चर रीगेन एंड मॉइस्चर कंटेंट। इससे कई बार न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। ये हमने पहले देखा, यहाँ पे हमने मॉइस्चर रीगेन को R से डोनेट किया और मॉइस्चर कंटेंट को C से, ठीक है। ओवन ड्राई वेट वही D आ गया, वेट ऑफ वाटर W, रीगेन R एंड मॉइस्चर कंटेंट इज C। तो मॉइस्चर रीगेन का हमारे पास फॉर्मूला था, मॉइस्चर रीगेन इक्वल टू वाटर का वेट डिवाइडेड बाय ओवन ड्राई वेट इंटू 100। और मॉइस्चर कंटेंट था हमारे पास वाटर का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ड्राई वेट प्लस वाटर का वेट इंटू 100। तो ये है हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट। तो इन इक्वेशन को हमने नंबर 1 और नंबर 2 डिनोट कर लिया। अब देखते हैं आगे, R और C की वैल्यू मिल गई। अब 1 से इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ये D को अगर हम ये वाला D को इधर ले आएंगे, R को इधर ले आएंगे, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत ना। तो D कितना हो गया हमारे पास 100W डिवाइडेड बाय R, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये मिल गया D इक्वल टू 100W डिवाइडेड बाय R। अब हमारे पास C क्या था, W डिवाइडेड बाय D प्लस W, ठीक है। तो D की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है, तो C में हमने D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी D की 100W डिवाइडेड बाय R, ठीक है। 100W। अब R का क्या करेंगे हम, LCM ले लो। अच्छा ठीक है, पहले हम W को कॉमन निकाल लेते हैं। W कॉमन निकाल दिया तो क्या आ गया हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय R प्लस 1, ठीक है। W कॉमन निकाल दिया। अब क्या ये W और W से W कट जाएगा, W से W कट गया, रह गया 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 बाय R। अब R का LCM ले लो, R रह गया नीचे, यहाँ पे आ गया R प्लस 100, ठीक है। ये बन गई हमारे टर्म C इज इक्वल टू 100R डिवाइडेड बाय R प्लस 100। पता है ना, ये जब हम ले जाते हैं इसको ऊपर तो ये उल्टा हो जाता है, R डिवाइडेड बाय ये हो गया, ठीक है। अब C से मल्टीप्लाई करके इधर ले गए सारा, तो क्या बन गया RC प्लस 100C इक्वल टू 100R, ठीक है। R कॉमन कर देते हैं, 100C इक्वल टू 100R, इस तरफ ले गए तो माइनस बन गया, माइनस RC। अब 100C इक्वल टू R कॉमन ले लिया हमने, 100 माइनस C आ गया। अब यहाँ से हमने R निकाल दिया, R इक्वल टू 100C डिवाइडेड बाय 100 माइनस C। तो हमारे पास R कितना आ गया, रीगेन कितना आया 100C डिवाइडेड बाय 100 माइनस C। तो ये जो इक्वेशन 3 आ गई, ये हमारे पास रिलेशनशिप है मॉइस्चर रीगेन और मॉइस्चर कंटेंट में। इसमें R भी है देखो, C भी है, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये है R इक्वल टू 100C डिवाइडेड बाय 100 माइनस C। तो ये आप याद रख लेना, इसका आपको फॉर्मूला भी आ सकता है और इससे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इतना इन्फ्लुएंस क्यों पड़ता है मॉइस्चर रीगेन का हमारे पास।
फाइबर पे फ़र्क क्यों पड़ता है, फाइबर रिगेन करता क्यों है पानी। एक्चुअली जो हमारे पास नेचुरल मटेरियल, हम सेलुलोजिक का ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो क्या कहता है उसमें जो होता है OH बॉन्ड जो होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ये क्या करते हैं पानी को अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको बॉन्ड जो होते हैं वो पानी को अट्रैक्ट करते हैं। जब एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन इनकी चेंज होती है ना, तो ये क्या होता है नेचुरली जो है पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर फाइबर के जो है ग्रुप अलग है, हमारे पास इनर्ट ग्रुप है, तो वो क्या करेंगे पानी को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसलिए उनका मॉइस्चर रिगेन कम हो जाता है, जैसे कि एसिटेट फाइबर। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो फाइबर रीगेन से अफेक्ट होते हैं। एक तो आ गई हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास ह्यूमिडिटी कम होती है थोड़ा सा फाइबर का रीगेन बढ़ता है, फिर थोड़ा सा वो स्टेशनरी होता है, फिर एकदम से जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो हमारे पास जो रीगेन है वो बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रीगेन बढ़ जाता है हमारे पास। और एक हिस्ट्री सैंपल की बहुत इफ़ेक्ट करती है, अगर उसमें पहले से ही पानी था तो वो कम थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा, है ना। अगर हमारा पहले से बिल्कुल एकदम से ड्राई था तो वो ज़्यादा रीगेन लेगा। तो हमारे पास सैंपल की हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है, एक टाइम पे भी कितने टाइम के लिए हमने उस रीगेन वाले एटमॉस्फेयर में छोड़ा। अगर थोड़े टाइम के लिए छोड़ा तो उतना वो रीगेन नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा उसको भी टाइम लगता है ताकि वो जितना उसके अंदर आ सकता है उतना वो रीगेन कर सके। अगला है टेम्परेचर कंडीशन। टेम्परेचर पे भी बहुत डिपेंड करता है हमारे पास। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रीगेन ऑब्वियसली है वो कम हो जाएंगे। तो ये क्या है वाइस वर्सा चलता है। और रीगेन से क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी डायमेंशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी थर्मल और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी हमारे पास चेंज हो जाती हैं। अब इसको मेज़र कैसे करते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन को। क्या क्या थी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एक थी ह्यूमिडिटी, दूसरी थी टेम्परेचर 27 डिग्री एंड 65% एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो पहले तो करते थे हम, केमिकल मेथड भी थे, ड्यू पॉइंट मेथड थे, ग्रेविमेट्रिक मेथड है, पर लेबोरेटरी में जो है वो ये होता है वेट एंड ड्राई वल्व हाइग्रोमीटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और भी ये थर्मो हाइग्रोग्राफ और इलेक्ट्रोलिटिक हाइग्रोमीटर भी हमारे यूज़ होते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मेज़र करने के लिए। एक तरह से एक थर्मामीटर जैसे ही होते हैं ये, साइड में लगा देते हैं और ये अपने आप मेज़र करते रहते हैं। जो थर्मामीटर का ना मरकरी वाला उसी तरह से रहता है ये, कुछ मतलब उसको पानी में डुबाया जाता है तो वो बता देता है हमारे पास कि कितनी कंडीशन मेंटेन है लेबोरेटरी में। ये था आपका ह्यूमिडिटी के बारे में। थैंक यू।